नमस्कार। वर्ष 2025 में उत्तराखंड सरकार ने उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था कानून 1950 में कुछ संशोधन किया और उसे उत्तराखंड के नए भू कानून के तरीके से लोगों के समक्ष रखा। उसके बाद आपने ये देखा होगा कि सरकार की तरफ से ऐसा कहा गया कि ये बहुत सशक्त भू कानून है और इससे जो उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको बचाने में मदद मिलेगी। तो जो ये उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने का विचार है, ये जब उत्तराखंड बना उस समय भी एक मांग ये थी, क्योंकि जो उत्तराखंड की संस्कृति है ये कई जगहों से काफ़ी अलग है और यहाँ का जिस तरीके का पर्यावरण का महत्व है, तो यहाँ की ज़मीन को आपने बचाना पड़ेगा। जब आप ज़मीन को बचाएंगे बाहरी लोगों से, तभी उत्तराखंड की संस्कृति भी बचेगी, उत्तराखंड का पर्यावरण भी बचेगा और उत्तराखंड की जो जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है यहाँ के जंगलों में, वह भी बचेगी। इसके अतिरिक्त आपको ये पता है कि उत्तराखंड में बहुत सारी बड़ी नदियों का उद्गम है। वहाँ पर भी ये है कि जो पर्यावरण है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है, उसको भी बचाना है। तो इसलिए जब सन 2009 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड बना, उस समय भी एक जो मांग थी वह यह थी कि उत्तराखंड के संस्कृति को जब तक बचाया नहीं जाएगा, उत्तराखंड के पर्यावरण को जब तक नहीं बचाया जाएगा, तब तक जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड को बनाने का जो कारण है वह यहाँ पर सिद्ध नहीं हो पाएगा। और अगर यहाँ पर उत्तराखंड के कल्चर को नहीं बचा पाए, तो इसका मतलब ये होगा कि ये राज्य जिस कारण से लिया गया वह सारी बातें वहाँ पर बिना किसी मतलब की हो जाएंगी। तो अभी एक खबर है जिसमें आपको ये पता चला कि जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी है यहाँ पर एक यमकेश्वर ब्लॉक में करीब 144 नाली का एक पूरा गांव बाहरी लोगों ने, दिल्ली और हरियाणा के लोगों ने वहाँ पर उन्होंने यहाँ के लोगों से खरीद लिया है। उसके बाद उसमें जब ये बात वहाँ पर सड़कें कटने लगी, तो उसके बाद जब जिला प्रशासन ने उस पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है कि आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी जब तक इसकी जांच न हो। तो जो ये आज का वीडियो है, ये विशुद्ध रूप से कानूनी नज़रिया है कि क्या जो उत्तराखंड के भू कानून थे वे उतनी ही सशक्त हैं जितना कि इस समय जो पार्टी उत्तराखंड में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है वह जितना इसमें दावा कर रही है। क्या ये इतनी ही सशक्त कानून है, या फिर ये ऐसे कानून हैं, ये जो संशोधन किए गए हैं ये ऐसे हैं कि जहां ये कुछ रास्ते बंद करते हैं वहीं कुछ रास्तों को खोल देते हैं, या फिर जो कुछ रास्तों को खुला छोड़ देते हैं। तो आइए इस पर एक संक्षिप्त सी पड़ताल करते हैं। आप देख रहे हैं उत्तराखंड पोर्टल और मैं हूं अधिवक्ता अनिल बिष्ट। तो देखिए, जो उत्तराखंड भू कानून के जो मुख्य बिंदु हैं, सबसे पहला बिंदु तो ये है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़ के जो नए कानून ने जो बदलाव किया है किसी भी राज्य में, क्योंकि उत्तराखंड में 13 राज्य हैं, तो इनमें केवल उत्तराखंड और उधम सिंह नगर में कोई भी बाहरी व्यक्ति कृषि भूमि या बागवानी भूमि नहीं खरीद सकता। ठीक है, उत्तराखंड और उधम सिंह नगर में खरीद सकता है, बाकी किसी जगह नहीं खरीद सकता। अब ये बात है, ये बिल्कुल यहाँ पर ब्लैंकेट बैन नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि अगर वह सरकार को ये बता दे कि प्रयोजन क्या है, तो उसको अनुमति मिल सकती है ना। तो पहला बिंदु तो ये है। दूसरी बात ये है कि और किसी कार्य के लिए, जैसे माना कि कोई अपना मकान बनाना चाहे, मतलब कि आवासीय बनाना चाहे, तो उसके लिए उसको किसी भी व्यक्ति के लिए, बाहरी व्यक्ति के लिए 250 स्क्वायर मीटर की एक इन्होंने सीमा लगाई है। तो तीसरा बिंदु ये है कि जो भी एक जो 12.5 एकड़ की जो एक सीमा है वह अभी भी लागू है। लेकिन अगर किसी को किसी विशेष कार्य के लिए चाहिए कोई वह, तो वह राज्य सरकार से उस कार्य को बता सकता है, अनुमति ले सकता है।
तो इनको अगर प्रथम दृष्टया देखें तो ये कानून अभी भी ऐसे हैं जिनमें कि अभी भी लूप होल्स हैं। जैसे माना कि ना, उदाहरण के लिए पहली बात तो यही है कि आपको जो कृषि योग्य भूमि, कृषि के लिए, बागवानी के लिए भूमि है, उसके लिए जैसे आपको पहले कह दिया है कि आप वो हरिद्वार और उधम सिंह नगर में ले सकते हैं। और वहाँ पर देखिए, अनुमति की जो बात है, अनुमति तो इन्होंने आवासीय जमीन के लिए भी लिया कि बाहरी व्यक्ति लेगा तो वह एक एफिडेविट देगा कि इससे पहले उसने उत्तराखंड के लिए 250 स्क्वायर मीटर की सीमा का उपयोग नहीं किया है, तो एक वो हलफनामा दे देगा। अब एफिडेविट्स की कितनी पड़ताल होती है ये तो आपको पता ही है। इसके अतिरिक्त जो ये 12.5 एकड़ का है, इसमें भी अगर वह सरकार से अगर अनुमति ले तो उसको मिल सकती है ज़मीन। इसके अतिरिक्त अब आइए एक एक करके इन चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये कृषि भूमि या फिर जो बागवानी भूमि की जो ये सीमा है, इसको आप ऐसे समझिए कि जमीनों का जो लैंड यूज होता है कि वह किस प्रयोजन के लिए खरीदा जाता है, उसको तो बदला जा सकता है, कानून के हिसाब से बदला जाता है। इसी कारण आप ये देखते हैं कि जो कृषि भूमि होती है उस पर आप देखते हैं कि मकान भी बन जाते हैं, आवासीय भूमि की तरह वह उपयोग में आ जाती है। कहने का अर्थ है कि लैंड यूज उसका बदल जाता है। आप कृषि भूमि का लैंड यूज बदल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे ये जो 250 स्क्वायर मीटर प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार, 154 जो सेक्शन है उसमें पर्टिकुलरली है प्रति परिवार। अब जो यहाँ पर लोग ये बोल देते हैं, इसका अर्थ यह है कि एक परिवार केवल 250 स्क्वायर मीटर भूमि ले सकता है। अब 250 स्क्वायर मीटर का मतलब ये है कि एक नाली करीब 240 स्क्वायर मीटर की होती है, तो एक नाली भूमि करीब ले सकता है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि केवल परिवार के लिए कहा जा रहा है, तो देखिए परिवार के लिए ऐसा लग रहा है कहा जा रहा है, लेकिन परिवार की डेफिनेशन को अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। जैसे माना कि कोई ऐसी फैमिली है जिसमें हस्बैंड वाइफ हैं और उनके बच्चे हैं जो कि दोनों वयस्क हैं और दोनों के अपने परिवार हैं, तो ऐसी स्थिति में ये ये 3 परिवार तो हो ही सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ का एक परिवार, बच्चों के अपने इंडिविजुअल परिवार, ठीक है, लड़का है, लड़की है, दोनों लड़के हैं, दोनों लड़कियां हैं, और अगर उनकी शादी हो गई है, उनके परिवार हैं, तो यहाँ पर 3 परिवार यहाँ पर देखते हैं। तो 3 परिवार का अर्थ यह है कि 750 स्क्वायर मीटर भूमि पे ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक वास्तविकता देखिए कि जब कोई बाहरी व्यक्ति लेता है तो वह किस प्रकार जमीन लेता है। अगर किसी ने यहाँ पर रहना है, परमानेंट रहना है, वो बात अलग है। लेकिन अगर किसी ने अपने लिए यहाँ पर एक कभी कभार आने के लिए अगर कोई मकान वगैरह किसी ने लेना है, तो इसका अर्थ ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई और बहन दोनों की शादी है, दोनों की मैरिजेस हो रखी हैं और उन्होंने अगल बगल एक ना भूखंड मतलब ले लिया, उनके माता पिता का भी भूखंड वहीं पर ही है, तो एक ही जगह पे आपको 750 स्क्वायर मीटर की ज़मीन या 3 परिवारों ने ले लिया, जिनका कि इमोशनल कनेक्ट और अगर उनको क्लोजली देखा जाए तो वह एक ही परिवार के जैसे उनके बीच में सौहार्द है, आपस में कांटेक्ट है, तो ये सारी चीज़ें। तो कहने का अर्थ ये है कि जो ये परिवार वाला जो 154 सेक्शन में जो एक शब्द डाला है, इसको वास्तविकता देखें तो जब लोग बाहरी व्यक्ति जमीन लेते हैं तो वह किसी अलग धारणा से लेते हैं, कभी कभार आने के लिए लेते हैं, तो वे क्लब भी कर लेते हैं, जमीनों को एक साथ भी खरीद लेते हैं, भले ही उनके परिवार अलग हों। और क्योंकि मूल रूप से वे एक ही फैमिली ट्री से आए हुए लोग होते हैं, तो उनको आपस एक दूसरे के अगल बगल ज़मीनें लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। अब जो दूसरी बात ये है कि जो जैसे मैंने बोला कि शपथ पत्र चाहिए, तो देखिए शपथ पत्र की बात ये है कि एफिडेविट्स को कितना चेक किया जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति 2 जगह भी ले ले। चलिए ये एक बात है कि आप शपथ पत्र ले रहे हैं, तो कानून के हिसाब से माना जा सकता है कि शपथ पत्र को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अब जो तीसरी बात ये है वो मैंने आपको बता ही दिया कि लैंड यूज़ किसी भी ज़मीन का बदला जा सकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो यहाँ पर भी एक तरीके का लूप होल है। अब इसके अतिरिक्त
आपने देखा कि अधिकतर सारी जमीनों में जो भी अगर किसी को किसी और प्रयोजन से लेनी है तो उसको सरकार से अनुमति लेनी होगी। और जो लोग बड़ी भूमि लेते हैं और किसी प्रयोजन से लेते हैं तो वे जो सत्ता होती है, जो पावर सिस्टम होता है उसके क्लोज होते हैं, रिच लोग होते हैं, तो उनको सरकार से परमिशन लेने और परमिशन मिलने में उनके लिए कोई समस्या नहीं है। तो जो ये उत्तराखंड भू कानून है ये ऐसा आपको जरूर बताया जा सकता है कि बहुत सशक्त हैं, लेकिन ये उतने सशक्त नहीं है जितने दिखते हैं। अब मैं यहाँ से अपनी बात को एक जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होते हैं उसकी तरफ को मैं इसको लेके जाऊँगा। कानून से अब थोड़ा सा हम अलग हटते हैं। तो देखिए, पहला बिंदु तो यही है कि जब कोई बाहरी व्यक्ति लेता है तो मैंने आपको बता दिया कि भले ही उनके 3 परिवार हों, कि जो बच्चे हों वे भी वयस्क हों, उनके अपने परिवार हों, तो वे आपस में क्लब करके ज़मीन को ले सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आप अगर कोई 4 लोग हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तीनों के इंडिविजुअल परिवार हैं बच्चों के, उनके अपने 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 हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, स्पाउसेज हैं, तो कहने का अर्थ ये है तो वो 1 बीघा ज़मीन तक भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये है कि जो लैंड यूज़ है वह बदला जा सकता है। एग्रीकल्चरल लैंड का भी लैंड यूज़ हो, आप उसको बदल सकते हैं। इसके अलावा जो सरकार आपको जो परमिशन देती है, प्रभावशाली लोग होते हैं वे परमिशन भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक बिंदु है कि आपको ये पता है कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जो रियल इनकम्स हैं, जो प्रति व्यक्ति आय है, वह तो कम है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब तक आप यहाँ पर लोगों को प्रोटेक्शन नहीं देंगे, एक राज्य के लिए बाहरी लोगों से ज़मीन को बचाएंगे नहीं, तो बाहर के व्यक्ति के पास पैसा ज़्यादा है तो वह यहाँ पर आके ज़मीनों को खरीद लेगा। और जब लोगों को ज़्यादा दाम मिलेंगे, उनकी वैसे ही उत्तराखंड में जो स्थिति है अधिकांश लोगों की जो उनकी जो वित्तीय स्थिति है वह क्योंकि उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो ये ज़मीनें बिक जाएंगी। और क्योंकि जो दिल्ली, हरियाणा हैं, ये वैसे भी प्रॉस्परस राज्य हैं, वैसे भी यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, तो अधिकतर आप ज़मीनों को ये देखेंगे कि वे धीरे धीरे, अगर यहाँ पर किसी तरीके का बचाव नहीं होगा भू कानून के द्वारा, तो ये ज़मीनें सारी बाहरी लोग उत्तराखंड में खरीद लेंगे। इसके अतिरिक्त ये है कि एक बात ये होती है, इसके अतिरिक्त ये है कि उत्तराखंड की जो राजनीति है, अब यहाँ से मैं राजनीति के प्रश्न में आऊँगा, वह एक ऐसी पार्टी के पास सत्ता है। जब 2018 में जो जमीन खरीदने की, आवासीय जमीन खरीदने की सीमा को 250 से बढ़ाकर 500 स्क्वायर मीटर किया गया था, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ये जो पार्टी है, ये अपने को कैडर के हिसाब से अपने को बनाती है। कहने का अर्थ ये है कि जो पार्टी अपने कैडर को बनाती हैं वे बहुत क्लेवरली अपने सपोर्टर को भी अपनी पॉलिसीज़ में मिला लेती हैं। कई जगह सपोर्टर ऐसा देखा जाता है कि जो सरकार की पॉलिसीज़ होती हैं उनको बिना पढ़े, कानूनों को बिना पढ़े, जो सरकार की लाइन होती है वह उनका प्रचार प्रसार करने लगती है। तो जब उत्तराखंड सरकार ने 2025 के भू कानून को कहा बहुत सशक्त है, तो जो बीजेपी का सपोर्टर है उसने भी ये कहना स्टार्ट कर दिया कि बहुत ही सशक्त भू कानून है। जो प्रदेश की जनता है उनको इस वाले मुद्दे को भी बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको ये बोलता है कि भू कानून बहुत सशक्त हैं, तो आपको ये पूछना पड़ेगा कि किस प्रकार ये सशक्त हैं और किस प्रकार आपको लगता है कि ये उत्तराखंड की ज़मीन को बाहरी लोगों से बचाव प्रदान करते हैं, या और क्योंकि ज़मीन के माध्यम से ही किसी भी क्षेत्र की संस्कृति में बदलाव होता है, क्योंकि बाहरी लोग आते हैं वे अपने संस्कृति को लाते हैं। तो किस प्रकार जो 2025 के भू कानून संशोधन थे, जो नए भू कानून कहा जा रहा है उन्होंने, वे किस प्रकार से प्रोटेक्शन या सुरक्षा प्रदान करते हैं उत्तराखंड की संस्कृति को और उत्तराखंड की ज़मीन को। तो ये एक संक्षिप्त सी चर्चा थी 2025 में आए उत्तराखंड के भू कानून या नए भू कानून, जिनको कि सरकार के द्वारा और सरकार के समर्थकों के द्वारा ये कहा गया कि बहुत सशक्त भू कानून है। किसी और विषय पर आपसे किसी और दिन चर्चा होगी। आपसे अनुरोध है कि उत्तराखंड पोर्टल न्यूज़ चैनल को आप
यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।